हेलो स्टूडेंट, मैं तनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। इस समय सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है। यूपीपीसीएल टी2 की भी बात करें, बार का फॉर्म भर ही रहे हो, उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो एक बार देखते हैं कि आगामी जो पिछले वर्ष में जो पिछले वर्ष में क्वेश्चन हुए लगभग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 सेशन जो है हम लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो सेशन ध्यान से देखना, क्वेश्चन का लेवल समझने का प्रयास करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और लेवल पसंद है क्वेश्चन, ठीक है, का सेशन पसंद है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल में पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना जी, सही है। इससे मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह और भी क्वेश्चन जितने भी होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलग अलग एग्जामों के, उसको लेकर आने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन क्या है कि 25 mm स्क्वायर, ठीक है, 25 mm स्क्वायर की कॉपर केबल के 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर करंट रेटिंग क्या होगी। ठीक है, जब इसमें 3 फेज एसी सर्किट और सोर्स एक्सेस विद्युत संचरण प्रदान करता है, केबल कौन सी में चलाया जाता है। ठीक है, तो यानी 25 mm स्क्वायर की तार है, तो सिंपल तुमसे ये पूछ रहा है कि जो 25 mm की तार है वो कितने रेटिंग तक के लिए अधिकतर प्रयोग में ली जाती है। तो कितने करंट रेटिंग तक ली जाती है, तो सही हमारा 27.6 होता है। देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे हैं कि याद रहेगा तो करोगे, नहीं आएगा तो छोड़ के चले आओगे। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉस के लिए फेज वायर को किस प्रकार की लूपिंग की प्राथमिकता दी जाती है जहां कॉमन कॉरिडोर के दोनों और कमरों का निर्माण किया जाता है। तो जो खुद लूपिंग अधिकतर जब करते हैं तो कनेक्शन जहाँ से किया जाता है वो हमेशा जंक्शन बॉक्स होता है। ठीक है, जंक्शन बॉक्स से ही तुम क्या कर सकते हो, लूप निकाल सकते हो। ठीक है, और बीच में कहीं से तुम क्या कर सकते हो, कहीं टैपिंग या फिर कहीं तार काट नहीं सकते। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट निकालते हैं। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्कशॉप की सफाई और रख रखाव के 5 दृष्टिकोण में सिटस्योर शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, सिटस्योर मतलब सिंपल बात में एक तरीके से कहें तो क्या बोलते हैं उसको, सिनोनिम, पर्यायवाची। तो सिटस्योर का मतलब होता है हमारा सेल्फ अनुशासन, यानी अपने आप ही क्या कर जाना, क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से क्या कार्य करना है, तो सिटस्योर उसके लिए प्रयोग किया जाता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। इक्कीस ओम प्रतिरोध के सिरे वोल्टेज मान कितना है, 7 एम्पियर है। ठीक है, 7 एम्पियर है। तो क्या निकालना है सर, बी का मान निकालना है। तो बी बराबर क्या होता है सर, आई इंटू आर। देखो भले ही करेक्ट आंसर लिखा है मगर क्यों लिखा है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो हमको पता है सर जी 21 गुणे जब 7 करते हैं तो 147 निकल के आता है, इसलिए 147 वोल्ट सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। किस प्रकार का पदार्थ सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो इसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, पीवी सेल ही बोलते हो ना, पीवी सेल बोलते हैं या सोलर सेल बोलते हैं। तो सर क्या हो जाएगा हमारा, पीवी सही हो जाएगा। कभी कभी पीवी का फुल फॉर्म पूछता है, वोल्टेइक सेल। ठीक है, और कभी कभी ये पूछेगा कि ये बताओ इसमें किस एलिमेंट का प्रयोग होता है। तो सर इसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है, इसको याद रखना। सही है, चलो अगला देखते हैं। यदि हाइड्रोमीटर की रीडिंग कितनी है, कुछ भी हो और उसकी वो क्या बोलते हैं चार्जिंग की स्थिति कितना दिखाता है, 50%, तो क्या कहलाएगा। तो सर हमको पता है कि 100% पे कितना दिखाता है, तो 100% पे 1.28 दिखाता है। ठीक है, दूसरा सर 1.20 से लेके 1.25 दिखाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, 25 होता है। तो सर ये हमारा कहलाता है हाफ डिस्चार्ज, या लगभग 60% भी कभी कभी ऑप्शन में रहता है। तो हमारा क्या हो जाएगा सर, 1.2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। 1.3 कभी कभी ऑप्शन में और 1.26 हमेशा फुल चार्ज के लिए दिखाते हैं, और 1.15 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मिनिमम ही कितना होता है 1.18 होता है। ठीक है, तो याद रखना 1.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीसी और एसी जनरेटर किस किस एक महत्वपूर्ण मामले में समान है? डीसी और एसी की बात बोल रहा है। अच्छा, दोनों एक ही दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं? नहीं, डीसी ऐसा करता है, एसी नहीं करता। दोनों में कम नुकसान होता है? नहीं, एक में ज़्यादा होता है, एक में कम होता है। ठीक है, दोनों वैकल्पिक बिजली उत्पादन करते हैं? नहीं, समान मात्रा की बात बोला है। तो लास्ट देखो, दोनों आर्मेचर कंडक्टरों में वैकल्पिक ईएमएफ का उत्पादन करते हैं? एकदम सही बात है, क्योंकि सर दोनों में ही क्या होता है, आर्मेचर में ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 67 सही है। देखो आंसर तुमको भले करेक्ट आंसर लिखा मगर क्यों लिखा है ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं, किस प्रकार के अग्निशामक में कांटे का आकार का नोजल होता है? कांटे का आकार का नोजल मतलब एक तरीके से क्या होता है, बहुत सकरा नोजल होता है। ठीक है, यानी जहाँ से वो अग्निशामक का सामग्री निकलती है वो बहुत सकरा होता है। तो ये प्रयोग किया जाता है शुष्क पाउडर में। क्यों प्रयोग किया जाता है ये भी ध्यान दो, क्योंकि शुष्क पाउडर देखो अगर बड़ा नोजल रहेगा ना जी तो ज़्यादा दूर तक फैल नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि है तो पाउडर ही ना, पाउडर अगर तुम प्रेशर से नहीं निकालोगे तो दूर तक नहीं फैलेगा, वो बगल में ही गिर जाएगा। और पानी उनी क्या है, हल्का सा प्रेशर मारते हो तो खूब दूर तक जाता है। तो इसलिए शुष्क पाउडर क्या कहते हैं, कांटे के बहुत पतला नोजल रखते हैं कि वहाँ से जो पाउडर निकलेगा दूर तक प्रेशर बनेगा, तो अगर आग लगी तो उसके पास थोड़ी जाके उसके आग में बैठ कर उसको बुझाओगे, दूर से ही पाउडर स्प्रे कर दोगे बुझ जाएगा। और अग्निशामक शुष्क पाउडर अधिकतर इसमें आपका प्रयोग किया जाता है, जितने भी बी होते हैं बी वाले में प्रयोग करते हैं। लगभग शुष्क पाउडर जो होता है लगभग सब में होता है। ठीक है, मगर एक ही याद होता है कि जल जो वाला होता है, जल वाला कभी भी बिजली में प्रयोग नहीं करते हैं, इसको याद रखना। ठीक है, और फोम टाइप का भी प्रयोग नहीं होता है बिजली वाले में, ये दो कभी नहीं होते। सही है ना। चलो अगला देखते हैं, गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी के भाप में उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? अच्छा, गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी में भाप का उत्पादन किसके कारण हो सकता है? फास्टस रिसाव, ओपन सर्किट, हीटिंग कॉइल का स्केल जमा, या फिर ग्राउंडेड हीटिंग एलिमेंट। तो क्या पूछा है कि पानी में भाप उत्पादन का मुख्यतः कारण क्या हो सकता है? तो सर उसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो क्या है, ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड का मतलब कहीं से कनेक्शन तार टूट के वो क्या हो गया, मेटल पे जो गीजर का सरफेस है उससे टच हो रहा है। ठीक है, तो गीजर का उपयोग करते समय गर्म पानी के भाप उत्पादन का निम्नलिखित में से यही सबसे मेन कारण है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पीआर में, और ये सब क्वेश्चन तुम्हारे बार्क में भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि बार्क का कल वाला सेशन जरूर देख लेना जो नहीं देखा है। ठीक है, क्वेश्चन बताएं किस टाइप का पूछा जाता है, और सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। किस प्रकार का प्राथमिक सेल नकारात्मक इलेक्ट्रोड के लिए जिंक कंटेनर और सकारात्मक के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो हमेशा क्या होता है, एल्कलाइन सेल ही होता है। क्या होता है, एल्कलाइन सेल होता है। लिथियम आयन पता ही है, लिथियम आयन बैटरी में प्रयोग करते हैं, 3.7 वोल्ट होता है। ठीक है, मर्कुरिक सेल में HGO का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लकलांचे में सर हमेशा कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा प्रयोग करते हैं ये भी याद रखना, और ये सब पूछा जाता है। ठीक है, मर्क्यूरिक की बात करें तो सर 1.35 वोल्ट होता है लगभग। लिथियम की बात करें तो सर लिथियम में 3.7 वोल्ट होता है। लेक्लांचे में बात करें तो सर ये 1.14 वोल्ट होता है। तो कौन किस में कितना वोल्ट है ये सब सभी याद रखना, और इसका सही आंसर एल्कलाइन हो जाएगा। चलो नीचे दिए गए परिपथ में कौन सा सही आंसर है, ध्यान से देखो। कितने हैं फेज, तो बोलोगे सर 3 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है। फेज कितने हैं, सॉरी कितने तार हैं, 1 2 3 है। ठीक है, और एक चौथा न्यूट्रल। ठीक है, तो 3 एलिमेंट यानी 3 फेज है तो 3 एलिमेंट हुए, और 4 कितने हैं, तार कितने हैं, 4। तो 4 तार से ही तुमको बता देना चाहिए था कि सर ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, गैस लुमेन का उत्पादन करने वाला 75 वाट के बल्ब के प्रकाशित चमकदार कितना होगा? तुमको पता है सर 1 CP इक्वल टू, ठीक है सॉरी, CP इक्वल टू 0.0
0.201 वाट होता है। वाट की वैल्यू दी हुई है 75। इसको रख के जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, 14.66 आएगा। ठीक है, और ये 11 सीपी है, लूमेन दिया है। ठीक है, और हमको लूमेन और सीपी का रिलेशन भी पता है। 1 सीपी बराबर कितना होता है, 1/4 पाई लूमेन होता है। ठीक है, तो लूमेन की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से सीपी का मान निकाल लेना। ठीक है, तो लूमेन पर वाट निकालना यानी एफिशिएंसी निकालनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जब तुम करोगे तो तुम्हारा क्या नहीं, यहाँ से देखो सीपी बराबर 1/4 पाई लूमेन होता है। लूमेन दिया हुआ है, यहाँ से सीपी निकाल दो। ठीक है, जब सीपी दिया है तो यहाँ से तुम पहले वाट निकाल लोगे। ठीक है, तो आउटपुट बटा इनपुट वाट करोगे तो लूमेन पर वाट तुम्हारा निकल के चला आएगा 14.66। सही है, चलो अगला देखो। इजी है। डिजिटल घड़ियाँ, कैलकुलेटर और अन्य लघु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अक्सर किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो सर हम तो प्रयोग करते हैं सर बटन सेल का। बटन सेल को क्या बोलते हैं सर? मर्क्यूरिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, या कॉइन सेल भी बोला जाता है। ठीक है, मर्क्यूरिक सेल जिसमें HGO प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना, सही है ना। मर्क्यूरिक सेल बोलते हैं बटन सेल को, और बटन सेल का ही प्रयोग करते हैं जो सिक्के के आकार का होता है। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मेगर उपयोग में नहीं होता है तो पॉइंटर कहाँ होता है? जब मेगर उपयोग में नहीं तो सर ये अनंत की तरफ होता है, क्योंकि उनको पता है अनंत का मतलब मेगर में कोई धारा नहीं बह रही है, क्योंकि प्रतिरोध अनंत है। तो सही बात है सर जी, जब काम में नहीं लोगे तो धारा कहाँ बहेगी, यानी प्रतिरोध अनंत दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये अनंत होगा। सही है ना, पैमाने पर कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, जब उपयोग में नहीं होता है तो ये अनंत की तरफ होता है। सही है ना। ठीक है, चलो इसको याद रखना मेगर। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन पहले ये तो पता चला। अच्छा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सर जो 4 संयोजित तत्व यानी सेमीकंडक्टर हमारा सिलिकॉन है, जर्मेनियम होता तो वो भी हो जाता है। चलो अगला देखो। एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 और डेल्टा कनेक्टेड मोटर का पावर फैक्टर इतना दे दिया है। मोटर एक पावर फैक्टर के साथ 40 एम्पीयर लाइन करंट लेती है। 0.80 और 100 मेट्रिक HP का आउटपुट है। ठीक है, तो इसकी दक्षता कितनी होगी? ठीक है, दक्षता बराबर क्या होती है हमको पता है सर जी, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट दिया है कितने HP का है, 100 HP का है, तो तुम कर सकते हैं 100 गुणे 735.5 या 46 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 746 लिखिए आउटपुट। इनपुट कितना है? तो इनपुट तो हम इतना दिए है ना, V/I। ठीक है, V यहाँ पे दिया है, I यहाँ पे दिया है। ठीक है, मगर ये 3 फेज है तो करना पड़ेगा क्या, √3 VI। ठीक है, VI और एक cos फाई 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, सबको रख दोगे तुम्हारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 94.7 एम्पियर। सही है, चलो अगला देखो। उस उपकरण का नाम है जिसका उपयोग इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है? वही सर मेगर ही होता है। अगर मेगर का प्रतिरोध अनंत होगा इसका मतलब उसमें कोई धारा नहीं बह रही है। ठीक है, और ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड 0 होता है, क्योंकि जैसे जैसे धारा बहती है प्रतिरोध कम होता चला जाता है, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे 0 दिखाने लगेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एक अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक और संग्राहक के बीच प्रतिरोध कितनी मात्रा में होनी चाहिए? अच्छा, उत्सर्जक यानी एमीटर और कलेक्टर के बीच में। ठीक है, प्रतिरोध कितनी मात्रा में होनी चाहिए? हमको पता है कि उत्सर्जक और संग्राहक के बीच का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, बहुत उच्च होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में, तो जब रिवर्स बायस में होगा तो अधिकतर वोल्ट क्या होगा, हम रिवर्स बायस में क्या करते हैं, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि कम तापमान पर लोहे और स्टील को सोल्डर करने के लिए सबसे उपयुक्त फ्लक्स कौन सा है? देखो फ्लक्स की बात करें तो रेजिन भी है और जिंक क्लोराइड भी है, मगर रेजिन थोड़ा हाई टेम्परेचर के लिए प्रयोग होता है फ्लक्स के रूप में, और जिंक क्लोराइड जो होता है थोड़ा लो टेम्परेचर के लिए प्रयोग कर लें
तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना अंतर होता है शोल्डर, ब्रेजिंग और वेल्डिंग में, तीनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, डिफरेंस जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन परीक्षण यह जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल से जुड़े हुए हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा स्विच फेज केबल से जुड़े हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी टेस्ट होती है, पोलैरिटी टेस्ट की जाती है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि इंस्टॉलेशन परीक्षण में कि कोई जो स्विच जुड़ी हुई है वो सही से जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, इसके टेस्ट के लिए हम ध्रुवीयता परीक्षण का प्रयोग करते हैं। सही है, चलो अगला देखते हैं। राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 के भाग के निम्नलिखित में से कौन सा खंड आरेख, अक्षर, प्रतीक और संदर्भ के रूप में उपयोग किए जाने वाले संकेतों को ग्राफिकल में शामिल किया था। देखो ये हमको नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि इतना लो लेवल हम लोग नहीं पढ़े। ठीक है, रट्टा वाला है इसका। देखो ऑप्शन नंबर धारा 3 दिया है, इसको याद रखना। ठीक है, ये हमको नहीं पता था। चलो फ्रेंकली अगला देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्न में से कौन सी फाइल केवल आधे गोल आकार में होती है, तो इसको रास्प कट बोलते हैं। रास्प कट, आधा क्या होगा, ऐसे आकार बना होगा। ठीक है, और इस पर क्या होंगे, कांटे नुमेन सब निकले होते हैं, इधर भी। अधिकतर इसका प्रयोग क्या किस लिए करते हैं, तो गोला आकार को फिनिशिंग देने के लिए। ठीक है, गोले आकार को फिनिशिंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही है, चलो अगला देखो। क्षेत्र प्रणाली में उत्पादित चुंबकीय प्रभाव में आर्मेचर कोर के घूर्णन के कारण होने वाले नुकसान नाम बताएं। क्या होगा, अच्छा कोर में घूमने वाला फ्लक्स है, तो कोर यानी आयरन लॉस फ्लक्स के कारण क्या होता है, हमेशा आयरन लॉस ही होता है, तो सर आयरन लॉस होगा। और ये कौन सा लॉस होता है सर, इसको फिक्स्ड लॉस बोलते हैं। ठीक है, इसका मान लोड पर निर्भर नहीं करता, इसको याद रखना है। चलो जीरो लैगिंग लोड के मामले में पावर फैक्टर का आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, लैगिंग चल रहा है ना। चलो लैगिंग के लिए क्या होता है, हमारा डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, डीमैग्नेटाइज होता है, और इसमें क्या होता है, ईएमएफ का मान कम भी हो जाता है। क्रॉस मैग्नेटाइज में यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, और जब मैग्नेटाइज होता है तो लीडिंग पावर फैक्टर होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइज में क्या होती है, स्पार्किंग थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइज में स्पार्किंग थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, आर्मेचर सॉरी कम्यूटेटर पे, तो ये सब चीज़ें याद रखना। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। चलो आ गया। नीचे दिए गए आरेख में तारों को किस स्थान पर लागू किया जाता है। देखो ऐसे सर्किट याद करने पड़ते हैं। ठीक है, हालांकि स्किल टेस्ट में इसका प्रैक्टिकल भी होता है, मगर फिलहाल थ्योरी के लिए इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि स्किल टेस्ट तुम्हारे बार्क में है। तो फिलहाल बार्क पे स्किल टेस्ट पे ध्यान नहीं देना है, अभी प्रीलिम्स और एडवांस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो कैसा होता है सर ये गलियारा बोल रहे हैं, हॉस्टल के लिए होता है। ठीक है, सीढ़ी के लिए तुमको पता चल जाएगा कि 2 वे स्विच का प्रयोग होगा, 2 या फिर एक इंटरमीडिएट स्विच का। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनीय संधारित्र है, तो इसको ही तो क्या बोलते हैं, इसको गैंग कैपेसिटर बोलते हैं। और गैंग कैपेसिटर हमारा कौन सा कैपेसिटर होता है, वेरिएबल कैपेसिटर होता है। ठीक है, याद रखना। ट्रिमर पैडर भी होते हैं, मगर गैंग कैपेसिटर हमारे क्या होते हैं सर, परिवर्तित यानी वेरिएबल कैपेसिटर की कैटेगरी में आते हैं। सही है ना। चलो अगला ये क्वेश्चन देखो, डीआरडीओ में पूछा गया था कि सबमर्सिबल पंपों में किस प्रकार की बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, तो सर जी पीवीसी कवर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पीवीसी कवर नहीं करोगे तो पानी लगेगा, तो समझ लो पानी लगने से क्या होगा। सही है ना। चलो खुदा ना खास्ता पहुँच गया तब की बात हो रही है। चलो अगला देखते हैं। किस सिंक्रोनस मोटर में ब्रशन ही होते हैं। ठीक है, ब्रशन मतलब किस सिंक्रोनस मोटर में ब्रशन ही होते हैं। अच्छा ब्रशन का मतलब देखो हमको नहीं समझ में आ रहा है, मगर ऑप्शन के हिसाब से हमको लगता है ये पूछा जा रहा है कि किस मोटर में स्टेप में आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, किस मोटर में स्टेप में ब्रशन बोला है आगे बढ़ा जाता है, तो हमारा कौन सा होता है, स्टेपर मोटर होता है। ठीक है, स्टेपर मोटर का एक एंगल याद रखना, एंगल पे सवाल जरूर बहुत पूछा जाता है सर, NS माइनस NR अपॉन NS इंटू NR गुणे क्या 360, और सबसे छोटी डिग्री जो होती है 1.8 डिग्री की होती है, इसको भी याद रखना। सही ना, सबसे छोटा स्टेप 1.8 डिग्री का हो सकता है। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देखो पूछे गए CPRI में, ध्यान से देखना।
विद्युत परिपथ के टर्मिनल वोल्टेज निर्धारित किया जाता है। कैसे? हमको पता है सर कि V बराबर क्या होता है, EB माइनस IA RA, ठीक है। और याद रखना ये किसकी बात हो रही है सर, ये बात हो रही है हमारे जनरेटर की, ठीक है। किसकी बात हो रही है? जनरेटर की। ये वाला जो नीचे वाला है ये किसका है? मोटर का है, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज जो होता है EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो जाता है, सही है। तो याद रखना है, वैसे क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा गया कि किसकी बात कर रहा है वो, ठीक है। बैक EMF की बात कर रहा है या जनरेटर की। तो किससे सेंस लगाएंगे कि क्वेश्चन सही बन रहा है? तो सर क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से पढ़कर तुम नहीं बता सकते कि सही कि गलत है, तुमको ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन से पता चलेगा सही कि गलत है। क्योंकि सभी में EMF लिखा है, तो EMF जनरेटर में बनता है, मोटर में बैक EMF बनता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन तो गलत पूछा है मगर ऑप्शन के हिसाब से कहेंगे अच्छा चलो ठीक है ये जनरेटर की ही बात कर रहा है, सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के इंडक्शन मोटर में 3 वाइंडिंग एक साथ एक वाइंडिंग रोटर होता है जो एक स्टार या डेल्टा में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हमको पता है, तो 3 वाइंडिंग यानी 3 फेज की बात होगी, और 3 फेज किसमें? तो स्लिप रिंग में होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जिसका प्रयोग हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें स्लिप रिंगों की संख्या 3 होती है और इसी में ऐसा 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसमें केवल स्लिप रिंग का प्रयोग होता है, इसलिए इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोलते हैं। चलो अगला देखते हैं। हथौड़े के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग रिवेटिंग और बेडिंग कार्यों के लिए किया जाता है? अच्छा, रिवेटिंग और बेडिंग कार्य के लिए हम पिन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग होता है? पिन का प्रयोग किया जाता है, सही है ना। पिन देखो, पिन याद रखना, वेज याद रखना, आई होल याद रख लेना, ठीक है, ठीक है। हैंडल याद रख लेना, ये सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और हथौड़े का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कि हथौड़े का वर्गीकरण किस हिसाब से किया जाता है? तो भार और आकार के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। ये यानी जबड़े का आकार, तो ये 2 चीज़ जरूर याद रखना और इसका सही आंसर पिन हो जाएगा। अगला देखो, 40 स्लॉट वाली वाइंडिंग के पिच फैक्टर की गणना करें जिसमें स्लॉट कितने 1 से 8 तक हैं, कॉइल स्पैन वाले 4 पोल हों, ठीक है। तुमको पता है पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। पिच फैक्टर बराबर क्या होता है? पिच फैक्टर की बात में कॉइल पिच की बात करें, ठीक है। कॉइल पिच बराबर क्या होता है? स्लॉट पर पोल होता है। इसी तरह पिच फैक्टर की बात करें, ठीक है, जिसको कॉइल स्पैन कहते हैं, तो सर होता है कॉस अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा फार्मूला इससे कोई अंतर के बराबर होता है, तो क्या होते हैं? स्पैन डिफरेंस यानी स्लॉट डिफरेंस है, इसको ऐसे लिखते हैं, स्लॉट डिफरेंस यानी अंतर, ठीक है, बटे पोल की संख्या गुणे 180, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करते हो तो तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगा 0.89, सही है। चलो अगला देखो, जब एक सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है तो इसे कैसे चलाया जाएगा? सर जी ओवर एक्साइटेड मोड में चलाएगा। कैसे? सर जी ओवर एक्साइटेड मोड में चलेगा, इस पर कोई भी यांत्रिक लोड नहीं रहेगा, तब ये क्या कहलाएगा सर? सिंक्रोनस कंडेंसर कहेगा, और ये इसका पावर फैक्टर सुधारने का काम होता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर वाला ओवर एक्साइटेड मोड, ठीक है, क्योंकि इसके पास और कोई काम तो है नहीं, स्टार्टर टॉर्क तो है नहीं कि मोटर चलाएगा। चलो अगला, डीसी मोटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन का उद्देश्य क्या है? देखो क्वेश्चन बार बार डेली करा रहे हैं मगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, चैनल देख के जाते हो तो सब्सक्राइब बस कर दिया करो, सही है। तो एक ही काम होता है सर, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ही किया जाता है, और सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है? तो हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए। चलो अगला है कि एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक घुमाव पर वोल्ट की संख्या 10 के बराबर है, द्वितीयक में 30 वोल्ट है, तो द्वितीयक घुमाव की संख्या कितनी होगी? यही बताना है ना। देखो क्या लिखा है, प्राथमिक घुमाव पर वोल्ट की संख्या 10 है, ठीक है, तो द्वितीयक वोल्टेज 30 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी? तो हमको यही निकालना है ना, अपॉन V2। जब N1 1 था तो कितनी दी हुई है? तब सर ये हमारी दी हुई है, सॉरी, जब ये 10 टर्न था तो ये 1 वोल्ट दी हुई थी, ठीक है। जब N2 कितनी दी है? कुछ भी दिया हुआ, N2 का टर्न निकालना है, और वोल्टेज कितना दिया है द्वितीयक का? 20 वोल्ट दिया है, तो N2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो V2 इंटू N1 करते हैं तो कितना आएगा?
V2 30 है, N1 कितना है हमारा 10 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 300 वोल्ट निकल के चला आएगा। सही है, तो 300 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के किस प्रभाव के उपयोग करके फ्लोरेसेंट ट्यूब में किया था। देखो, धारा के लिए अधिकतर दो ही चीज़ का प्रयोग होता है, या फिर हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग करो यानी ऊष्मीय प्रभाव का, या फिर आयनीकरण का प्रभाव गैस के। तो जितने भी तुम्हारे फ्लोरेसेंट ट्यूब हो गए, मरकरी वेपर लैंप हो गए, सोडियम वेपर लैंप हो गए, ठीक है, तुम्हारे ये सब जितने भी होते हैं फ्लड लाइट अधिकतर, ये सब तुम्हारे कौन से होते हैं, गैस आयनीकरण ही होते हैं। तो गैस आयनीकरण का प्रयोग करते हैं। सही है, तो याद रखना गैस आयनाइजेशन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है, नीले रंग के पृष्ठभूमि पर एक सफ़ेद प्रतीक मौजूद है, सुरक्षा चिन्ह की श्रेणी की पहचान करें। तो ये अनिवार्य हो जाता है। देखो, चौकोर रहेगा, ठीक है, ब्लू कलर का बैकग्राउंड रहेगा और इस पर वाइट कलर से कोई डायग्राम बना रहेगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा ये हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, जैसे हेलमेट पहनना, गॉगल पहनना, शोरगुल वाली जगह पे हो तो हेडफोन लगाना, तो ये सब अनिवार्य चिन्ह में दिखाते हैं, ठीक है। निषेध वाले में क्या दिखाएगा, वृत्त आकार रहेगा, पीछे बैकग्राउंड सफ़ेद रहेगा, उस पर लाल कलर की पट्टी रहेगी, क्रॉस भी लाल रंग से मारा रहेगा, और उस पर जो क्या बोलते हैं चिन्ह बने रहेंगे वो काले कलर से होंगे। सूचना में देखोगे तो तुम्हारे हरे रंग का रहेगा सर्कल, ठीक है, हरे रंग का रहेगा, उस पर वाइट कलर से क्या बने रहेगा, चिन्ह बना रहेगा। चेतावनी में त्रिकोण रहेगा, पीले कलर का पृष्ठ रहेगा, उस पर काले रंग से बैकग्राउंड काले रंग से उस पर चित्र रहेगा और पट्टी भी काले रंग की रहेगी। सही है, तो ये सब चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन, बिजली के उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन है। वाष्पशील तरल पदार्थों का उपयोग, पानी का उपयोग, फोम का उपयोग, कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो, पहले ही बता दें कि बिजली वाले में पानी और फोम का उपयोग तो नहीं है करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड से बंद होगा नहीं, तो किसका प्रयोग करते हैं, वाष्पशील, या फिर सबसे बेस्ट हमारा कौन सा होता है, सर जी CTC बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, सही है ना, या फिर हेलोन बोलते हैं, इसको याद रखना। सही है ना, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखते हैं कि जब भी चालक या परिपथ में जोड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होगा। सर, उसमें एक बल प्रेरित होगा। तो किस प्रकार का बल प्रेरित होगा, तो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होगा, ठीक है। जब चालक या परिपथ में जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रखना, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यानी एक EMF उत्पन्न होता है। किसने कहा था, फराडे भाई ने कहा था, ठीक है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तो बाबू इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। सही है ना, चलो, PPE मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है। तो किसका चीज़ बना हुआ है, एक किस चीज़ का सिंबल है, चश्मा का तो है नहीं, नाक मुखौटा तो है नहीं, हेलमेट दिख नहीं रहा है क्योंकि साइड ऊपर से नहीं बंद है, बस सामने से बंद है, ठीक है। इसका प्रयोग देखते हैं हम वेल्डिंग जब करते हैं या फिर अधिक ताप वाली जगह पर जाते हैं तब का फेस मास्क का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन सा है, ईयर मफ के साथ हेड शील्ड, ठीक है, ईयर मफ के साथ हेड शील्ड का है, देख रहे हो ऊपर हल्का सा क्या है, हेलमेट की तरह बना हुआ है ना, ग्रिप लगा के, तो ईयर मफ के साथ हेड शील्ड है। तो बाबू आई होप सेशन पसंद आया होगा बाबू, सेशन पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। लाइक शेयर नहीं करोगे चल जाएगा, तुम सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब बढ़ाओ, ठीक है, देख के भागा मत करो। सही है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।